अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स that pass from parents to their offspring are collectively called heredity। कह रहा बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हेरिडिटी। द रिजेम्बलेंस हाउएवर इज नॉट कंप्लीट। ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स इन मेनी रिस्पेक्ट। कह रहा लेकिन ये जो रिजेम्बलेंस है ये कंप्लीट नहीं होती कि वो 100% रिजेम्बल नहीं करते, ठीक है। वो जो ऑफस्प्रिंग है वो एक दूसरे से भी डिफर कर रहे होते हैं और पेरेंट्स से भी इन मैनी रिस्पेक्ट्स। These differences are known as variations। इन differences को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। Both similarity and differences are part of inheritance which play a significant role in formation of new species। यार बच्चों ये जो सिमिलैरिटी है और जो डिफरेंसेस हैं ये किसके पार्ट है? इनहेरिटेंस के, जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं न्यू स्पीशीज बनाने में। The science which deals with mechanism of heredity and variation is called genetics। यार बच्चों वो साइंस जो हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है इसको हम कहते हैं जीनेटिक्स। सिंस जीन्स कंट्रोल दी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सो द टर्म जीनेटिक्स इज आल्सो रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ जीन्स। कह रहा बच्चों जो जीन्स होते हैं एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हेरिडिटी को भी और वेरिएशंस को भी, ठीक है। तो जो टर्म जेनेटिक्स है इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। नाउ वी विल लुक व्हाट इज जीन, के जीन क्या होता है, ठीक है। द जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है वो जीन है। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बच्चों इसका क्या मतलब? कह रहा है कि जो डीएनए का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट है जिससे डीएनए मिलके बना होता है वो क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। कह रहा है बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होके लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं और अब उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ईच जीन इज मेड अप ऑफ a sequence of nucleotide। A gene is actually a small segment of DNA। बच्चों जो जीन होता है ना बेसिकली ये क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट या स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का। Each gene consists of two polynucleotide chains। The two chains become unzipped। One of the chain determine the type of protein to be made। This chain is called template। अब देखिए बच्चों जो जीन है वो डीएनए का पार्ट है। डीएनए क्या होता है? डीएनए बच्चों जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी वो दो चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो चेन आपस में ट्विस्ट हुई होती है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास जीन है उसके पास भी कितनी चेन्स होंगी? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। अब जब भी कोई प्रोटीन बनानी है तो वो जो जीन है वहां से वो क्या होगा? पहले अनजिप होगा, ठीक है, जो ट्विस्ट हुआ है अनफोल्ड होगा। अब दो चेन्स हमारे पास आ गई। अब उन दोनों चेन में से जो एक चेन है वो डिटरमाइन करेगी कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन बननी है। उस चेन को हम कहेंगे इट इज टेम्पलेट चेन और टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। थ्री बेसिस कोड फॉर वन अमीनो एसिड। A cell cannot directly use DNA to make protein। The message in the template first has to be copied into messenger RNA। ओके बच्चों, जो तीन बेसिस होते हैं वो मिलके एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। और जो एक सेल है वो डीएनए को डायरेक्टली क्या कर सकता है? यूज नहीं कर सकता प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो टेम्पलेट में जो मैसेज है, यानी जो टेम्पलेट स्टैंड में जो टेम्पलेट चैन में जो मैसेज है कि किस टाइप की प्रोटीन बनेगी, पहले उसको कॉपी किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो अनजिप हुआ तो हमारे पास दो चेन्स आ गई, तो उसमें से जो टेम्पलेट स्टैंड है उसको कॉपी कर लिया जाता है, यानी उसके सामने एक उसको सिंगल स्टैंड में कॉपी कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये जो कन्वर्जन है डीएनए की आरएनए में मैसेंजर आरएनए में, इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। द बेसिस इन मैसेंजर आरएनए मेक अप अ कोडॉन।
द मैसेंजर आरएनए कैरीज द मैसेज टू द साइटोप्लाज्म। ये जो मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, ये मैसेज लेके जाता है साइटोप्लाज्म में। Here the ribosome help to translate this the message in the messenger RNA into protein। कह रहे कि वहां पे जब वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है मैसेंजर आरएनए, वहां पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। Thus gene is a sequence of nucleotide as part of DNA which code for formation of polypeptide। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस। The science of genetics originated in the year 1900 with the rediscovery of an article originally published in 1866 by an Augustinian monk named Gregor John Mendel. Mendel was the first to successfully explain mechanism of inheritance during his research work on pea plant। यानी बच्चों जो जेनेटिक्स की फील्ड है, जो साइंस है, ये कब ओरिजिनेट हुई थी 1900 में, जब एक मॉन्क था ग्रीगर जॉन मेंडल, जब उसका जो पेपर था जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1866 में, जब वो रीडिस्कवर हुआ 1900 में, तो तब जो जेनेटिक्स की फील्ड है उसकी क्या हुई, वो स्टार्ट हुई। मेंडल वाज द फर्स्ट, कह रहे कि मेंडल वो फर्स्ट पर्सन था जिसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। और उसने ये कैसे एक्सप्लेन किया था, ड्यूरिंग हिज रिसर्च वर्क ऑन पी प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद लॉज ऑफ मेंडल। अच्छा बच्चों, जो मेंडल था ना, उसने दो लॉज दिए थे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम उन दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। In 1860, Mendel discovered mechanism of inheritance based on his experimental work with pea plant। यार बच्चों 1860 में मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है वो डिस्कवर किया था। किस तरह डिस्कवर किया था, पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क वाज टू डेवलप ट्रू और प्योर ब्रीड वैरायटीज। अच्छा, उसके एक्सपेरिमेंट का जो पहला स्टेप था वो ये था कि उसने ट्रू या प्योर ब्रीड वैरायटीज डेवलप की थी। ठीक है, अच्छा बच्चों, ट्रू या प्योर ब्रीड वैरायटी पता क्या होता है, कि जैसे एक वैरायटी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए राउंड सीड भी होता है, रिंकल्ड सीड भी होता है, ये दो ट्रेड्स हैं। अब देखिए अगर हमारे पास, तो अगर हम इसकी जो राउंड और रिंकल्ड है बच्चों, ये फिनोटाइप होती है। ठीक है, जो ट्रेट हमें शो हो रहा है कि उसके सीड राउंड है या रिंकल्ड है। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, अगर जीन्स की बात करें, तो अगर हम अगर इसको हम ट्रेट फॉर एग्जांपल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ट्रेट को, राउंडनेस को या रिंकलनेस को, जो शेप है, तो अगर वो राउंड है तो अगर राउंड जो है, अब जारी पता दोनों ट्रेड्स में से एक ट्रेड डोमिनेंट होगा। अगर जो राउंड ट्रेट है वो डोमिनेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, और जो रिंकल्ड वाला होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। तो ये जो है ना, लेकिन देखिए उसके अलावा एक और अभी हमारे पास ऑप्शन बन सकता है, वो ये है कि कैपिटल ए स्मॉल ए। कि जो देखिए एक जो जीन होता है ना, वो कंसिस्ट ऑफ टू लीव्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम एक लीव उसमें कैपिटल ए एक स्मॉल ए है, तो ओवरऑल उसकी फिनोटाइप क्या होगी, उसकी फिनोटाइप बच्चों जो होगी वो राउंड सीडी होगा। क्यों, क्योंकि जो उसमें दोनों लीव्स है, राउंडनेस का भी, रिकल्डनेस का भी। लेकिन जो हमने पढ़ा है कि जो राउंड है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है ओवर रिकल्ड। तो जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। ठीक है, ट्रेट। तो इसलिए क्या होगा कि जो राउंड है वो डोमिनेट कर देगा, तो उसकी जो ओवरऑल फिनोटाइप होगी डोमिनेंट होगी। लेकिन अगर हम उसकी जीनोटाइप की बात करें तो वो जो है वो क्या है, जीनोटाइप की बात करें तो उसकी जीनोटाइप है हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए। जो कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, ये ट्रू या प्योर वैरायटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका, अगर हम इसको वो कराएंगे, ब्रीड कराएंगे, तो हमारे पास दोनों जो 50-50% चांस है कि जो वैरायटी आएगी नेक्स्ट, वो हमारे पास राउंड भी आ सकती है, रिंकल्ड भी। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल ए जो हमारे पास वैरायटी होगी जिसमें जो दोनों एलीज है वो डोमिनेंट है, वो क्या होती है, वो हमारे पास ट्रू और या प्योर ब्रीड वैरायटी। इसी तरह स्मॉल ए भी ट्रू और प्योर ब्रीड वैरायटी है, क्योंकि इन दोनों को कल्टीवेट करने से हमारे पास, अगर हम कैपिटल ए को कल्टीवेट करवाएंगे जीनोटाइप वाली सीड को, तो वो हमारे पास राउंड ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर स्मॉल वाले को कल्टीवेट करेंगे तो हमारे पास रिंकल्ड ही सीड आएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि डिफरेंट क्लासेस करा के ट्रू जो वैरायटीज है वो डेवलप की। ठीक है, अ प्लांट विच प्रोड्यूस ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। अब देखिए आगे उसने बता भी दिया है कि जो ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट होता है वो कौन सा होता है, ऐसा प्लांट जो जितने भी ऑफ स्प्रिंग है वो अपनी फिनोटाइप की तरह प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर वो राउंड है तो उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग है वो सारे राउंड ही हों। ठीक है, ये नहीं कि आधे राउंड आधे रिंकल्ड हो, वो जितने भी ऑफ स्प्रिंग अपनी फिनोटाइप की तरह प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं ये ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ राउंड सीड शेप plant is self-fertilized and all spring are round, the parent as well offspring both will be true or pure breeding। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा है अगर हम एक राउंड सीड शेप प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करवाएं तो अगर उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अगर राउंड शेप आते हैं, उनके जो सीड्स की शेप राउंड होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग है वो दोनों क्या है, ट्रू या प्योर ब्रीडिंग है। अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट कैन बी डेवलप्ड by repeated self-fertilization through successive generation until the pure breed is achieved। अच्छा बच्चों, अब हम ये तो कह रही है कि उसने ट्रू प्योर जो वैरायटीज थी वो डेवलप की, लेकिन उसने डेवलप की उसने ये भी बता दिया नीचे कि जो प्योर ब्रीडिंग प्लांट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं सेवरल जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के। ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन के एंटिल हमारे पास एक प्योर ब्रीड आ जाए जो कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग डेवलप करे। ठीक है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर ईच कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, ही डेवलप्ड अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट। कह रहे बच्चों, अब जो मेंडल ने पी प्लांट के कितने ट्रेट्स को स्टडी किया था, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया था। ठीक है, और हर जो कंट्रास्टिंग फिनोटाइप थी उसके लिए उसने एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट डेवलप किया था। इन सेकंड स्टेप ही परफॉर्म्ड hybridization, a cross fertilization between two individuals having contrasting phenotypes। अच्छा, पहले स्टेप में उसने क्या किया था कि प्योर जो वैरायटीज थी वो डेवलप की। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप किए। सेकंड स्टेप में उसने क्या कराया, उसने कराया हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म की, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो पी प्लांट्स के बीच में जिनके कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप plant with wrinkled seed shape plant or a cross fertilization of round shape and yellow colored seed plant with wrinkled shape and green colored seed plant are called by hybridization। अब उसने किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन, दो तरह की कराई थी। एक उसने कराई थी कराया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक उसने करवाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि उसने, मोनो का मतलब होता है वन के एक ही ट्रेट के कंसीडर किया और उसका क्रॉस कराया। ठीक है, एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया, जैसे कि उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की कि राउंड शेप एंड जो प्लांट्स थे उनका उसने क्रॉस कराया रिंकल्ड शेप सीड शेप वाले प्लांट्स के साथ। ठीक है, इसलिए इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसने किया कि दो दो जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उनको एट अ टाइम कंसीडर किया, जैसे राउंड और येलो कलर्ड वाले जो सीड थे उसका उसने क्रॉस करवाया रिंकल्ड और ग्रीन कलर्ड सीड प्लांट से, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। The study of inheritance of single trait and then combination of two or three traits one by one was a secret of success of Mendel। कह रहा है बच्चों कि जो इनहेरिटेंस की स्टडी की मेंडल ने, कि पहले उसने सिंगल ट्रेट की स्टडी की, फिर उसने कॉम्बिनेशन कर लिया दो दो ट्रेट्स का, ये उसके जो सक्सेस का सीक्रेट था मेंडल का। ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट मेंडल proposed two generalizations which are commonly known as Mendel's law of inheritance। अच्छा बच्चों, कि ये जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए इससे उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उसने दो हमारे जनरलाइजेशंस प्रपोज की जिनको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दो लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास inheritance of single trait monohybrid cross। Mendel studied inheritance of single trait in monohybrid cross in which two plants are crossed that differ on single trait। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या किया कि सिंगल ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। ठीक है, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशंस क्या थी। फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट सच एज सीड शेप, he crossed a pure breeding round seed shape plant with a pure breeding wrinkled seed shape plant।
In such hybridization experiment, he observed that F1 first filial generation was comprised entirely of individuals exhibiting only one of the parental phenotype round shape. अच्छा बच्चों, अब उसने किया क्या कि सबसे पहले उसने एक जो प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स थे ना, उसका उसने क्रॉस करवाया प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट्स के साथ। अच्छा, उसने ऑब्जर्व किया कि जब उनका क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई ना F1, उसमें जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। However, when this generation was interbreed self-fertilized its offspring, the F2 second filial generation showed a 3:1 ratio for round and wrinkled seed shape। लेकिन जब क्या किया उसने, जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी जो सारी की सारी क्या थी, राउंड थी, जब उसने उसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, जब सेल्फ क्रॉस करवाया, तो उससे हमारे पास जो सेकंड जनरेशन आई F2, उन्होंने उसमें जो हमारे पास रेशियो थी राउंड और रिंकल्ड सीड शेप की, वो थी 3:1। ठीक है, कि 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड, इस रेशियो में हमारे पास प्लांट्स आए। Mendel got similar results and the same 3:1 in offspring of monohybrid cross of all 7 contrasting pair of traits। अच्छा बच्चों, ये तो हमने सिर्फ एक ट्रेड की बात की, सीड शेप की। ठीक है, इसी तरह मेंडल ने जो 7 के 7 ट्रेड्स थे, लाइक सीड का कलर, ठीक है, येलो और ग्रीन वालों का क्रॉस कराया। इस तरह जो डिफरेंट भी ट्रेड्स थे, 7 के 7 ट्रेड्स, उनका उसने इसी तरह क्रॉस करवाया। ठीक है, उसके बाद सिमिलर रिजल्ट्स आए और यही 3:1 आ रही थी। ठीक है, मेंडल प्रोसीडेड अ स्टेप अहेड। मेंडल एक स्टेप और आगे चला गया। ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड F2 प्लांट्स टू गेट F3 जनरेशन। उसने क्या करवाया, जो हमारे पास F2 जनरेशन आई थी उनको अगेन सेल्फ फर्टिलाइज करवाया और F3 जनरेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, he observed that one of 3 of F2 round produced early round appeared true or pure breeding like P1 round, while 2 of 3 of F2 round produced both round and wrinkled in 3:1 appeared non-pure breeding like F1 round, but F2 wrinkle produced only wrinkled pure breeding। ओके okay. अब उससे उसके पास क्या ऑब्जर्वेशन आई, जो हमारे पास F3 जनरेशन आई, उसने देखा कि उसमें से अगर हम 1/3 बात करें, जो हमारे पास देखें F2 जनरेशन में 3:1 थी ना, 3 राउंड से 1 रिंकल था, तो उसमें से जो 1/3 थी उसने हमारे पास प्रोड्यूस किए राउंड प्लांट्स। ठीक है, जबकि 2/3 ने क्या प्रोड्यूस किए, राउंड एंड रिंकल दोनों प्रोड्यूस किए। ठीक है, जबकि जो F2 जो रिंकल्ड सीड्स है उन्होंने सिर्फ रिंकल्ड जो सीड ही प्रोड्यूस किए। ठीक है, यानी वो प्योर ब्रीडिंग थे, और जो 1/3 थे ना ऑफ राउंड, वो भी प्योर ब्रीडिंग थे, जबकि 2/3 क्या थे, वो थे नॉन प्योर ब्रीडिंग। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये जो उसके पास रिजल्ट्स आए इसे उसने इंटरप्रेट क्या किया मेंडल ने। Based upon these observations, Mendel concluded that each contrasting form phenotype of a trait, for example roundness or wrinkledness of seed, was determined by elements now called gene। अच्छा, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जितने भी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं ना, जो फिनोटाइप्स थी हमारे पास, के राउंडनेस, रिंकल्डनेस, ठीक है, या ग्रीन कलर या येलो कलर के, जो जितने भी ये कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स थी, इनको कौन डिटरमाइन कर रहा है, एक एलिमेंट्स, उसने उसको वर्ड एलिमेंट्स नाम दिया कि ठीक है, नाउ कॉल्ड जीन, जिनको अब हम क्या कहते हैं कि जीन्स, क्योंकि बेसिकली अब हम पता चल गया कि जो फिनोटाइप जो ट्रेड्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उस टाइम मेंडल ने क्या कहा कि इनको जो ट्रेड्स हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसने कहा कुछ एलिमेंट्स है जो इनको क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। These factors carrying heredity information were transmitted from parent to offspring to gamete। उसके अलावा उसने बताया कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड अलील। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि हर पी प्लांट के पास इन फैक्टर्स का, इन एलिमेंट्स का पेयर होता है, यानी दो, एक फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता, दो प्रेजेंट होता है, नाउ कॉल्ड अलील। अब हम उस पेयर को क्या कहते हैं, अलील्स। ठीक है, जीन कंसिस्ट ऑफ 2 अलील्स। ठीक है, तो अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑन द सेम लोकस, वन ड्राइव्ड फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट।
The pair of these factors, now called genotype, controlled the expression of trait, now called phenotype. कह रहे बच्चों कि ये जो फैक्टर्स का पेयर था, जिसको अब हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, इसने कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट के। ट्रेट हमारे पास क्या होगा, जिसको अब हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। He designated the term dominant to the factor that was expressed in F1 generation, while the factor that was failed to express termed as recessive. अच्छा बच्चों, उसके अलावा उसने क्या किया कि टर्म जो डोमिनेंट है उस फैक्टर को दी कि जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ। ठीक है बच्चों, देखो राउंड, और जब उसने रिंकल्ड सीड प्लांट्स का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए वो राउंड सीडेड थे। तो उसने कहा कि ये जो राउंड है ये क्या ट्रेट है, ये क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, जबकि जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 जनरेशन में, लाइक रिंकल्डनेस, रिंकल्ड प्लांट्स नहीं आए थे, तो उसने कहा ये रिसेसिव है। ठीक है, these factors were separated by alphabetical symbols. For example, the dominant factor was represented with capital case letter R for round seed shape, and the recessive factor by small case letter small r for wrinkled seed shape. क्या बच्चों, ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल सिंबल से, और अगर डोमिनेंट है तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रिसेसिव फैक्टर है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे देखिए कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड सीड शेप को, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड सीड शेप को। ठीक है, द ट्रू ब्रीडिंग seed plant of P1 generation carried RR alleles, while the true breeding wrinkled seed plant of P1 generation carried small r alleles. When both alleles of a gene pair are same, the organism is said to be homozygous for that gene pair. An individual with homozygous genotype is called homozygote. अच्छा बच्चों, कह रहे हैं जब दोनों अलील्स एक जीन पेयर के सेम हो, जैसे आप देखें कैपिटल आर, इस जो जीन पेयर के दोनों अलील्स हैं आर आर, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों कैपिटल है। जब दोनों अलील सेम हो तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, होमोजाइगस है, और इस जीनोटाइप क्या कहेंगे हम, होमोजाइगोट। ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे हम, वो क्या है, होमोजाइगोट है। ठीक है, मेंडल inferred that factor of a pair alleles separated from each other during gamete formation so that each gamete got only one factor for each trait. मेंडल ने क्या कहा कि जो ये जो पेयर है ना फैक्टर्स का, जो अलील्स हैं बेसिकली, ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ये जो दोनों अलील्स है कैपिटल आर, ये क्या देंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। So each gamete get only one factor for each trait. Therefore, half of the gametes got one allele and the other half carried the other allele. Fertilization was random when male gamete carrying factor capital R fertilized female gamete with factor small r. The complete set of two factors capital R small r for the trait was restored in zygote. Zygote developed into F1 spring that was heterozygous. अब देखिए, अब हमने कह रहे कि अलील्स सेग्रीगेट हो जाते, सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल आर ये भी सेपरेट हो गया, दूसरे रिंकल्ड वाले भी स्मॉल सेपरेट हो गए। तो एक समय हमारे पास कैपिटल आर है, एक में स्मॉल आया, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें जो हमारे पास जीनोटाइप होगी वो क्या आई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि उसके जो दोनों लील्स है वो क्या है, डिफरेंट एक दूसरे से। An individual with heterozygous genotype is called heterozygote. A one offspring capital R small r was a monohybrid for seed shape. It was round in phenotype but heterozygous in genotype. अब कह रहे हैं जो F1 offsprings हमारे पास आए कैपिटल R स्मॉल r, ये क्या होंगे, ये फिनोटाइप में तो राउंड होंगे, क्योंकि जो राउंडनेस है वो डोमिनेंट रेट है टू रिंकल्डनेस। ठीक है, लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसके दोनों लीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इट्स लीज आल्सो सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अब ये भी सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। Punnett scale indicate one of four of F2 progeny would have been capital R homozygous round. अच्छा, अब अगर हम क्या करें,
F1 का जब F1 के साथ सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो जो हमारे पास F2 जनरेशन आएगी, तो कह रहे जो पुनर स्केयर है वो हमें बताता है कि जो 1/4 होंगे उसमें F2 जनरेशन में, वो कैपिटल आर यानी वो क्या होंगे, कैपिटल आर हो। तो अगर फिनोटाइप की बात करें तो वो राउंड होंगे, और साथ में अगर हम बात करें जीनोटाइप की तो वो होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों लीड सेम है, तो वो होमोजाइगस राउंड थे। जबकि 1/2 जो थे वो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस राउंड थे, एंड 1/4 स्मॉल आर यानी होमोजाइगस रिंकल्ड थे। मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इज फिनोटिपिक डेटा, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 कैसे आई, 3 राउंड थे और एक रिंकल्ड था, तो 3:1 आई। His phenotypic data of F3 can also be explained on the basis of 1:2:1 genotypic ratio of F2. Mendel compared the result of all 7 separately studied characters. मेंडल उसके बाद क्या किया कि 7 ट्रेड्स को जो सेपरेटली स्टडी किया, सारों के जो रिजल्ट्स हैं इनको कंपेयर किया, एंड फाउंड देम स्ट्राइकिंगली सिमिलर, और ये देखा कि सब वो सिमिलर थे। देयरफॉर ही बिकेम एबल टू फार्मूलेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो फिर क्या हुआ कि उसने एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फार्मूलेट किया, बनाया। According to law of segregation, the two coexisting allele for each trait in an individual segregate separate from each other at meiosis so that each gamete receive only one of the two alleles. ये लॉ क्या कहता है हमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये है सेपरेशन। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के जो दो अलील्स होते हैं एक ट्रेट के लिए, वो ड्यूरिंग मियासिस क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट सेपरेट हो जाते हैं, so that each gamete receive only one of the two allele के, जो हर gamete है उसके पास एक ही allele आता है, ठीक है। Alleles unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed। अगर आप साइड में देखें तो फिगर 12.1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट आपको शो हो रही होगी, ये देख ले जरा। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन थी P1, उसमें हमारे पास क्या थे, होमोजाइगस राउंड सीड कैपिटल आर थे, और होमोजाइगस रिंकल्ड सीड थे स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या हुई आगे हमारे पास, अब जब हम इसका क्रॉस कर रहे हैं तो पहले गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर आ गया, यहाँ से हमारे पास स्मॉल आ गया। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी वो आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस राउंड सीड्स, ठीक है। वो सारे राउंड थे लेकिन हेट्रोजाइगस थे, ठीक है। अब जब ये दोबारा F1 को हमने सेल्फ क्रॉस करवाया तो पहले इसके गैमीट्स बनेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर की अगर हम बात करें तो एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। इसी तरह दूसरे प्लांट का भी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ठीक है। अब जब इनका हम क्रॉस बनाएंगे तो देखिए ये कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। देखिए कैपिटल आर के साथ कंबाइन हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए हमारे पास एक आया कॉम्बिनेशन कैपिटल आर, ये क्या थे, होमोजाइगस 1/4 हमारे पास आए होमोजाइगस राउंड, 1/2 हमारे पास आए कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस राउंड, और लास्टली हमारे पास आए 1/4 स्मॉल आर होमोजाइगस रिंकल्ड, ठीक है। इसी तरह F3 जनरेशन की बात करें तो हमारे पास आए कैपिटल आर राउंड होमोजाइगस राउंड, एंड देन हमारे पास आए हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिंकल्ड एंड होमोजाइगस रिंकल्ड, ठीक है। तो ये है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट क्या किया मेंडल ने, पहले मेंडल क्या किया कि एक एक ट्रेट को सेपरेटली स्टडी किया, उनका क्रॉसेस कराए, ठीक है। यानी अगर सीड शेप की बात करें तो उसने राउंड और रिंकल्ड सीड वाले जो प्लांट्स उनका क्रॉस कराया और देखा F1 जनरेशन कैसी आ रही है, फिर उनका सेल्फ क्रॉस कराया और देखा F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरह और दूसरे जो ट्रेड्स है उनको इग्नोर किया। फिर इसी तरह जब दूसरा ट्रेड लिया, जैसे सीड कलर की बात करें, येलो कलर और ग्रीन कलर वाले सीड्स का क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन देखी कि उसमें कौन से कलर के सीड आ रहे हैं, फिर उनका सेल्फ क्रॉस करा के F2 जनरेशन देखी, उसने उस तरह उसने 7 के 7 ट्रेड्स को सेपरेटली स्टडी किया। नेक्स्ट उसने क्या किया, ये दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी किया, ठीक है। जिसको हम डाई का मतलब होता है टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स simultaneously can be studied in dihybrid cross, a cross between two individuals which are different on two traits। यानी बच्चों दो ट्रेड्स की अगर हम इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं सिमिल्टेनियसली,
इसको हम क्या कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। द टू ऑफ द सेवन कैरेक्टर्स मेंडल स्टडीड वर सीड, कलर एंड शेप। अब मेंडल ने टोटल कितने ट्रेस स्टडी किए थे, 7 ट्रेस स्टडी किए थे, फिनोटिपिक ट्रेस। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम 7 में से अगर हम 2 ट्रेट्स की बात करें तो वो थे सीड का कलर और सीड शेप। सीड शेप में बी इधर राउंड और रिंकल्ड रिसेसिव। अब अगर सीड शेप की बात करें तो वो या तो राउंड हो सकती थी सीड की शेप, और वो डोमिनेट भी है, और या रिंकल्ड हो सकती थी जो रिसेसिव ट्रेट है। इस तरह अगर हम कलर की बात करें सीड का तो वो या येलो हो सकता है विच इज डोमिनेट, या ग्रीन हो सकता है रिसेसिव। अब प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन के उसने ये डायहाइब्रिड क्लास कैसे करवाया, क्या प्रोसीजर क्या था, और उससे इसके पास ऑब्जर्वेशन यानी रिजल्ट्स क्या है। ठीक है। When he crossed a homozygous round yellow plant with homozygous wrinkled green plant in F1 generation, all offspring were produced with both dominant phenotype round yellow। अच्छा, है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि जब उसने एक होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट को, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसके सीड्स राउंड थे शेप में और कलर में थे येलो, जब उसने उसका क्रॉस करवाया एक रिंकल्ड ग्रीन प्लांट से। ठीक है। रिंकल्ड यानी उनकी शेप रिंकल्ड थी और उनका कलर ग्रीन था। तो F1 जनरेशन जितनी भी हमारे पास आई वो उसमें दोनों डोमिनेट फिनोटाइप्स पाई जाती, यानी वो जितनी भी F1 जनरेशन आई वो राउंड येलो थी, यानी उनमें कोई भी रिंकल्ड नहीं था, कोई भी ग्रीन इन कलर नहीं था। तो F1 जनरेशन क्या आई हमारे पास, राउंड येलो। In order to analyze the genotype of F1 plant, he self-fertilized them and produced F2 generation। फिर उसने फर्दर क्या किया, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। He was expecting that dominant and recessive combination would be produced in 3:1 in F2 generation as he had obtained in monohybrid cross, but he observed that offspring were produced in 4 phenotypic combinations, i.e. round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green in the ratio 9:3:3:1। अच्छा बच्चों, जब उसने वन जो जनरेशन थी उसका सेल्फ क्रॉस करवाया और फर्टिलाइज किया, तो जब 2 जनरेशन आई तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3:1 आएगी, जैसे ऊपर वाले जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आ रही थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसमें उसके पास 4 फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन आए। ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, उसने देखा कि उसके पास राउंड और येलो सीड्स भी हैं, राउंड ग्रीन भी आ गए, ये राउंड भी है लेकिन उनका कलर ग्रीन है, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन भी आ गए। ठीक है। और उनकी रेशियो क्या थी, 9:3:3:1। द आउटकम ऑफ रिकम्बिनेंट फिनोटाइप सच एज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो वाज सरप्राइजिंग। कह रहा है कि ये जो रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स बनी ना, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये इसके लिए क्या था, सरप्राइजिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इसे उसने क्या इंटरप्रेट किया इन रिजल्ट से। Based upon these observations, Mendel concluded that F1's offspring round yellow were dihybrid, I heterozygous for both traits. The key incidence in experiment was happened when F1 plants self-pollinated and produced F2 offspring. An F1 plant can produce 4 classes of gametes: capital R small capital Y, small r capital Y, capital R small y, and small r small y in equal quantities. If one of these 4 classes are crossed, there will be 16 4 into 4 equally probable ways in which alleles can combine in F2 generation as shown in Punnett scale। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि जब भी मीट फॉर्मेशन होनी है उससे पहले क्या होगे, जो अलील्स है वो सेग्रीगेट सेपरेट होते हैं। तो कह रहा है कि वो 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं गैमेट्स के। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। और जब हम इनका हम क्रॉस कराएंगे तो 4 into 4 16 हमारे पास पॉसिबल जो अलील्स कॉम्बिनेशन है वो बन सकते हैं F2 जनरेशन में। These combinations make up 4 phenotypic categories with the ratio। और ये जो कॉम्बिनेशन है 16, उसमें हमारे पास 4 फिनोटाइपिक कैटेगरीज आई और उनकी रेशियो ये थी 9:3:3:1, यानी 9 क्या थे, राउंड येलो, 3 थे हमारे पास राउंड ग्रीन, देन 3 थे हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन और 1 था हमारे पास रिंकल्ड येलो। मेंडल
tested his 7p characters in various dihybrid combination and always observed as 9:3:3:1 phenotype ratio in F2 generation. अच्छा, मेंडल ने फिर क्या किया कि 7 कैरेक्टर्स जो थे उन सारों को डायहाइब्रिड कॉम्बिनेशन में स्टडी किया। जैसे पहले में उसने राउंड और सीड शेप और सीड कलर को स्टडी किया, देन किसी और दो ट्रेड्स को भी ऐसे क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया, और हमेशा उसके पास F2 जनरेशन में ये रेशियो आ रही थी 9:3:3:1। ठीक है। The result of Mendel dihybrid experiment are basis of for what we now call of independent assortment। यानी कि ये जो मेंडल के डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए उससे हमारे पास एक लॉ आया जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वी स्टेट दैट, और ये लॉ क्या कहता है, ईच पेयर ऑफ अलील सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ओके बच्चों, ये लॉ जो अपने समझना क्या कह रहा है इसमें, वो पहले वाले लॉ में उसने कहा था कि जो अलील्स होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वो सेग्रीगेट होते हैं। इसमें उसने क्या कहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो ईच पेयर ऑफ अलील है वो असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ पेयर ऑफ अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। ये एक पेयर जो अलील का है ना, जैसे हम बात करें जो राउंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो राउंडनेस का जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास पेयर है सीड कलर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कह रहा है ये जो दोनों पेयर ऑफ अलील्स हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर देखें ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे थे, अगर कोई सीड शेप और जो सीड कलर में कोई लिंक होता है इनके जीन्स में, तो देखिए जो राउंड सीड है वो ऑलवेज येलो होती है, वो कभी भी ग्रीन इन कलर ना होता। इसी तरह जो रिंकल सीड है वो हमेशा ग्रीन इन कलर होते, वो येलो ना आते। लेकिन देखिए वो कह रहा है कि जो पेज पेयर ऑफ लील है वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करता है पीरियड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, allele of each pair of contrasting trait have equal probability to assort with allele of other pair। कह रहा है कि दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो जो एक पेयर ऑफ अलील है जो उसमें जो अलील है उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सके विद अलील ऑफ अदर पेयर। ठीक है। अगर आप देखिए साइड पे फिगर 12.2 डायहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स बता रहे हैं, ये देखिए इसमें मेंडल ने क्या करवाया, जो पेरेंटल जनरेशन पी जनरेशन ली थी वो क्या थी हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग राउंड और येलो सीड्स थे। ठीक है। उसका उसने करवाया क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई वो थी हमारे पास, देखिए पहले गैमीट्स बनेंगे, इसमें हमारे पास गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई और इसमें बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो सारे के सारे क्या थे, राउंड एंड येलो। बट अगर हम उनकी जीनोटाइप की बात करें तो वो हेट्रोजाइगस थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब उसने वन जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट्स बनेंगे। तो अब देखिए हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं गैमीट्स के, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो देखिए चार गैमीट्स है तो दूसरे प्लांट के भी चार गैमीट्स होंगे। तो आपने इसको इस तरह, इसको पुनेट स्केयर बोलते हैं, इस तरह ड्रा कर देना, एक को इस तरह हॉरिजॉन्टली लिख लेना, एक को वर्टिकली लिख लेना गैमीट्स को। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इस तरह क्रॉस करना है, कॉम्बिनेशन बनाते जाना है। ठीक है। देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसने कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। इस तरह ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 16। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आई वो आई हमारे पास 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो थे और एक रिंकल्ड ग्रीन, यानी 9:3:3:1 आई। ठीक है। तो ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। इंडिपेंडेंट assortment of chromosome, independent assortment of gene occur during meiosis in eukaryote. During meiosis, the pair of homologous chromosomes are divided in half to form a haploid cell, and this separation or assortment of homologous chromosomes is random। अब हम पढ़े नेक्स्ट बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स है जो होती है ड्यूरिंग मियासिस होती है। ड्यूरिंग मियासिस क्या होता है
कि जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होता है वो डिवाइड हो जाता है हाफ में और क्या बना लेता है हैप्लॉइड सेल्स। और ये जो सेपरेशन है या असॉर्टमेंट है ये रैंडम होती है, ठीक है। Each homologous pair of chromosome is positioned independently of the other pair at metaphase 1. The first meiotic division results in each pair sorting its maternal and paternal homologs into daughter cell independently of every other pair. This is called independent assortment. Each daughter cell represents the one outcome of all possible combination of maternal and paternal chromosomes. In humans, the number of haploid chromosomes is 23. Thus, the number of possible combination of maternal and paternal chromosomes in the resulting gametes is 23 or about million. Each gamete that you produce in your lifetime contains one of 8 million possible combination of chromosomes inherited from your father and mother. Next है बच्चों, limitations of law of independent assortment. ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था मेंडल ने, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? Although Mendel's work formed the basis of heredity, it does not cover all situations. कह रहे कि although के जो मेंडल का काम है इसने हेरिडिटी की जो बेसिस है बुनियाद है उसको बनाया, लेकिन ये तमाम सिचुएशंस को कवर नहीं करता. The fact is that Mendel work applies to diploid organism and not all organisms are diploid. मेरे बच्चों ये फैक्ट है कि जो मेंडल का वर्क है वो सिर्फ डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है और जो तमाम ऑर्गेनिजम्स है वो डिप्लॉइड नहीं होते, ठीक है. Moreover, genes on the same chromosome could not be expected to sort independently. An offspring that inherited one trait would also inherit the other unless crossing over occurred. Further, if genes are located on X chromosome, the pattern of distribution in the succeeding generation is different. Males, because they have only one X chromosome, their other is Y, and does not carry many of the genes, are more likely to show recessive X-linked traits. Usefulness and scope of independent assortment. Beside mutation and crossing over, independent assortment of trait is also a major source of variation in successive generation. अच्छा, म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर के अलावा कह रहा है कि ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये भी एक सोर्स है वेरिएशन का. It is only due to crossing over and independent assortment that the characteristics may appear in new combination in next generation, which is often seen necessary for adaptation in varying environment. यार बच्चों ये क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यू कॉम्बिनेशन में अपीयर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, जो ऑफन नेसेसरी होता है वेरिंग इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लीड्स टू वेरिएशन इन गैमीट्स. As meiosis result in genetically distinct gametes, random fertilization will always generate different zygotes. It promotes genetic variation in offspring. The three main sources of genetic variation are crossing over in prophase 1, random assortment of chromosome in metaphase 1, and random gametes from different pairs. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास inheritance and mathematical probabilities. The chance to occur an event is called probability. पहले हम देखेंगे probability होता है कि क्या किसी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं probability, ठीक है. The probability P that an event will occur is number of favorable cases A divided by total number of possible cases. कह रहा है अगर हम इसके मैथमेटिकली बात करें तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ये किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस एन, ठीक है. यानी पी इज इक्वल टू ए ओवर एन. यानी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, ए ओवर एन. ए क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ केसेस. फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्विस्ट अ कॉइन, वी टॉस अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनसेट ऑफ हेड और टेल आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटीज इज 1/2. यार एग्जांपल के तौर पे देखिए कह रहा है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के हेड या टेल आने की जिसको हम
आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटीज, जिसको हम ए कहेंगे, आउट ऑफ टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज बच्चों दो ही है, या हेड आ सकता है या टेल, ठीक है। तो अब अगर हमने हेड की पॉसिबिलिटी फाइंड करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है, क्योंकि एक साइड पे हेड है एक साइड पे टेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, p इज इक्वल टू 1/2। मेंडल हैड अ फिर्म बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, कह रहे कि जो मेंडल का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था मैथ्स का भी, ठीक है। He understood that segregation of allele during gamete formation on the reforming of pairs at fertilization obey rules of probability। अच्छा, उसने अंडरस्टूड कर लिया था कि ये जो सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स होती है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये लॉ रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई टू इनहेरिटेंस। यार हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी के रूल्स है इनहेरिटेंस पे कैसे अप्लाई होते हैं। In genetics, the inheritance of a specific phenotype in a cross also has certain probability. Like in monohybrid cross, the probability of offspring to inherit a dominant phenotype is 100% and probability of inheritance of recessive phenotype is 0%। यानी बच्चों जेनेटिक्स में भी जो एक खास फिनोटाइप की इनहेरिटेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, वह एक खास प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक देखिए, अगर हम कह रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ही ट्रेड को स्टडी करें, जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड की बात करें, तो कह रहे हैं जो F1 जनरेशन है उसमें कौन सी फिनोटाइप पाएगी, तो हमें पता है जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100%, ठीक है। जबकि जो रिसेसिव फिनोटाइप होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0% होती है F1 में, क्योंकि जो F1 जनरेशन होती है वो सारी क्या होती है, उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप होती है, ठीक है। वेयर एज probability of dominant phenotype in F2 generation is 3/4 and probability of recessive phenotype in F2 generation is 1/4। यानी अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4, जबकि रिसेसिव की कितनी होती है, 1/4। द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन इवन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट रूल। यानी कि दो कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं ये प्रोडक्ट रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड येलो phenotype in F2 generation of a dihybrid cross is equal to product of individual probability of round and yellow phenotype। कहते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग कि राउंड येलो फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी हो कि F2 जनरेशन में कितने जो प्लांट्स है वो राउंड येलो होंगे, ठीक है, कि वो राउंड भी हों और येलो इन कलर भी हों, तो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ राउंड एंड येलो, कि आप प्रोडक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर दे जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है राउंड की भी और येलो की भी फिनोटाइप्स की। देखिए राउंड की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है F2 में, 3/4, ठीक है। अगर चार है तो उसमें से 3 राउंड होंगे, 3:1 आती है ना मोनो हाइब्रिड क्लास में। और अगर हम येलो की बात करें तो उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होती है, 3:4, 3/4, यानी 3 उसमें येलो होंगे, 1 ग्रीन होगा। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16। तो F2 जनरेशन में राउंड येलो की फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/16। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.